है। अब डेली रूटीन में अगर किसी इंसान को अपने लंग्स की हेल्थ इम्प्रूव करनी है तो क्या क्या किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। सो गॉड ने हमें 2 पिंक लंग्स दे के भेजा होता है, और जैसे-जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारे लंग्स भी ग्रो करते हैं, और वो गॉड ने ऐसे बनाए हैं कि अगर हम उनको नुकसान ना पहुँचाएँ, तो वो 70, 80, 90 साल के लिए हमारा काम करने के लिए काफ़ी होते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे लंग्स को नुकसान होता है, या हम लंग्स को उनकी ऑप्टिमल कैपेसिटी तक यूज़ नहीं करते। 2 पार्ट्स हैं, एक तो हम ऑप्टिमल कैपेसिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं या उसको वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उसको नुकसान हो रहा है। हम्म। तो हम ऑप्टिमल कैपेसिटी यूज़ करने के 2-3 चीज़ें हैं। एक, अक्सर आपने देखा होगा कि पोस्चर लोगों का ऐसे बैठने का मेरा होता खुद है। हो जाता है। हाँ, और ख़ासकर से जो टॉल लोग होते हैं, हम्म। वो अक्सर थोड़ा-सा ऐसे बेंड कर जाते हैं। तो जब आप बेंड करते हैं, तो लंग्स हमारे चेस्ट केज के अंदर हैं। अगर आप चेस्ट केज को, हमारा जो स्पाइन है पीछे, वो सीधा होना चाहिए। अगर हमने उसको बेंड कर दिया और शोल्डर्स को आगे कर दिया, तो एक्चुअली हम अपनी चेस्ट कैपेसिटी को कम कर रहे हैं। लंग्स भी दबते हैं, एंड लंग्स आर नॉट वर्किंग टू ऑप्टिमम कैपेसिटी। सो मैसेज नंबर 1, आप जब बैठें तो आपको ऐसे सीधे, योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, हम्म। नंबर 1। नंबर 2, शोल्डर्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर आदमी फौजी की तरह बन जाए, लेकिन हाँ, जो लोगों की, कुछ लोगों की झुक के बैठने की टेंडेंसी होती है, उससे लंग्स दबते हैं। तो सीधा कम से कम ऐसे बैठने की हैबिट डालिए, जिसके आपका लंग जो कैपेसिटी है वो पूरी भर पाए। तो 1 इज पोस्चर करेक्शन। दूसरा, हम लोग अगर चाहें तो इस लंग को थोड़ा सा, कैपेसिटी को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। कुछ लोगों को लंग्स तक हवा कैसे पहुंचती है, देखिए जो पैसेज होता है ये इंपॉर्टेंट है। हम नाक से सांस लेते हैं, नाक के थ्रू पास होती है हवा, पीछे नेजोफेरिंक्स में जाती है, यहाँ वॉइस बॉक्स में, और उसके नीचे विंड पाइप शुरू होता है, वो विंड पाइप से दोनों लंग्स में जाती है। तो अगर किसी को नोज में ऑब्स्ट्रक्शन है या पीछे नेजोफेरिंक्स में कहीं ब्लॉकेड है, तो उसको भी ब्रीदिंग के इश्यूज होंगे। वो लंग की वजह से नहीं है, लेकिन इसकी वजह से है। हम्म। और कई बार अगर यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो, तो वो, उसका जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे लंग में जाता रहता है, और उसके वजह भी से लोगों को लंग सिम्टम, जैसे अस्थमा है। हम्म। सो वन ऑफ द मेजर ट्रिगर्स फॉर अस्थमा इज समथिंग कॉल्ड पोस्ट नेजल ड्रिप, जिसमें आपके नाक के पीछे के वाले भाग में इन्फेक्शन होता है। जब आप लेटते हो तो वो ड्रॉपलेट्स नीचे गिरती रहती हैं, और वो विंड पाइप को इरिटेट करके वहाँ अस्थमा लाइक सिम्टम्स कॉज करती हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर अस्थमा। हम्म। उसी तरह से कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो, तो वो जो एसिड ऊपर आ जाता है, वो फूड पाइप को अगर वो इन्फ्लेमेशन करे या वो गले तक आ जाए, तो वो भी चला जाता है विंड पाइप में, और उससे भी हमारे विंड पाइप में कंस्ट्रिक्शन होता है, और वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। सो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स मे नॉट हैपन ओनली बिकॉज ऑफ लंग, दे कुड बी बिकॉज ऑफ अदर। तो उसमें नाक की अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, नेजोफेरिंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन है, गले में कहीं को ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको भी हमें रेक्टिफाई करना है। उसके लिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस, बहुत सारी योगा की क्रियाएं और बहुत सारी चीजें, उनको ठीक करना है। क्योंकि अगर वो नहीं ठीक करेंगे आप, तो आपको जो नेट इफेक्ट लगेगा कि हमारे सांस की प्रॉब्लम है, जो लंग्स की वजह से नहीं है लेकिन उसकी वजह से है। सिमिलरली अगर आपको वो एसिडिटी वगैरह है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको, तो इन जो मैं कहता हूं, इनको जो एसोसिएटेड चीजें हैं जो उस पर प्रभाव डालती हैं, इस पर करना है। तो पहला वाला पोस्चर करेक्शन, दूसरा जितनी भी ये एसोसिएटेड चीजें, इनको करेक्ट करें। तीसरा, हम एक्सरसाइज के द्वारा अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। अब वो एक्सरसाइज क्या है कि अगर आप नॉर्मल में जितनी भी हम सांस ले रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर हम डीप सांस लें, देखिए मैं अभी, आप इस समय, ये मेरी नॉर्मल सांस है, इसमें मेरे लंग्स थोड़े फैल रहे हैं, वापस आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं बीच में इसको ऐसे सांस ली, तो मेरा लंग्स पूरे फैल गए। तो क्या होता है, नॉर्मल कोर्स में लंग्स का जो पेरिफेरल पार्ट होता है, वो कई बार पूरा फैला नहीं, ओपन नहीं होता। तो ये डीप ब्रीदिंग करके मैंने अपने पेरिफेरल मोस्ट एरियाज को रिक्रूट कर लिया। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी ब्रीदिंग सिस्टम। तो अगर मैं इसको नियमित रूप से करता रहूंगा, तो मेरा वो सब एरिया रिक्रूट होके मेरी जो नॉर्मल लंग कैपेसिटी है वो 10 से 20% के करीब बढ़ जाएगी। तो
इसको हम कर सकते हैं। अब इसमें कितना करें, तो मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये देखा कि अगर कोई व्यक्ति 45 सेकेंड्स के लिए जैसे गहरा सांस खींचा और खींच के 45 सेकेंड्स के लिए उसने रोक लिया, दिस शोज एब्सोल्युटली, जिसे कहते हैं ग्रीन लाइट ऑन, आपके लंग्स 10/10 फिट हैं। अगर कोई भी लंग्स में प्रॉब्लम होगी तो आप 45 सेकेंड्स तक ब्रेथ होल्ड नहीं कर पाओगे। मैं इसको ब्रेथ होल्डिंग टाइम कहता हूं। तो अगर आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम 45 सेकेंड्स है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, किसी तरह की लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको तुरंत अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपने एक्सरसाइज नहीं की है इसलिए नहीं है, तो आप इसको प्रैक्टिस करके, मान लीजिए आज आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम 20 सेकेंड्स है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए। आज सोचिए कि मैं सोने से पहले इसको 21 कर लूंगा, 3 दिन 21 रखूंगा, चौथे दिन मैं इसको 22, एक एक 2-2 सेकेंड पर फ्यू डेज पर वीक अगर आप उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इट्स पॉसिबल, एंड आई हैव सीन इट इन माय पेशेंट, दे स्टार्टेड फ्रॉम 15 एंड दे क्रॉस्ड 45 बाय प्रैक्टिस। धीरे धीरे 45 पहुंच जाएगा। फिर आप सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट प्रैक्टिस कर लीजिए। इफ यू आर हिटिंग 45 एंड यू आर मेंटेनिंग 45, यू आर गुड एंड यू कंटिन्यू टू बी गुड। अगर कभी भी कोई इश्यू लंग में डेवलप होगा तो ये कम होना शुरू हो जाएगा। एंड आई प्रपोज दिस एज ए वेरी क्रूड टेस्ट फॉर पीपल विच दे कैन डू एट होम। कोरोना में मैंने इसको बहुत टीवी पर वीडियोस में रिकमेंड किया था, क्योंकि उस समय लोग डर के मारे सब सीटी स्कैन कराने जा रहे थे कि हमें कोई लंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, और उससे कोरोना और ज़्यादा फैल रहा था। तो मैंने बार बार ये प्रपोज किया था कि आप इसको करिए। अगर आप 45 सेकेंड्स ब्रेथ होल्ड कर पा रहे हैं तो विश्वास मानिए आपके लंग्स ठीक हैं, और अगर 45 पर स्टैटिक है तो आप ठीक हैं। कभी भी लंग इन्वॉल्वमेंट होगा, फर्स्ट थिंग विल बी योर ब्रेथ होल्डिंग टाइम विल स्टार्ट कमिंग डाउन। सो दैट्स अ रेड फ्लैग कि अब कुछ गड़बड़ हो रही है, अब आप मेडिकल अटेंशन सीख करिए। तो आप अगर दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं कि क्या चीज़ करें वो जिससे अपनी लंग हेल्थ इंप्रूव करें, फर्स्ट इज पोस्चर करेक्शन, सेकंड इज कि अगर आपको एसिडिटी या पोस्ट नेजल ड्रिप या फ्रीक्वेंट थ्रोट इन्फेक्शंस, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो इनको रेक्टिफाई करिए। इनको रेक्टिफाई करने से भी आपके लंग्स इंप्रूव होंगे। और तीसरा, आप ब्रेथ होल्डिंग करिए। यह लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने और उनको इलास्टिक रखने का मोस्ट सर्टेन एंड इजी टू डू, कॉस्टिंग नथिंग तरीका है। ये 45 से 20-25 होता क्यों है? रेगुलर में जब हम सही से यूज नहीं करते ऑप्टिमम कैपेसिटी में, उसकी वजह से भी तो होता होगा ना। किसी ने हमेशा कोशिश ही नहीं, देखिए कोई मैराथन दौड़ लेता है, हाँ, और कोई 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाता। दोनों ह्यूमन बींग्स हैं। हाँ, कोई 5 किलो उठाने में सांस फूलने लगती है और एक हमारा मजदूर 100 किलो उठा के चल देता है। ये तो हाउ यू हैव ट्रेन्ड योर बॉडी। तो किसी ने अगर नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की तो कम होगा, लेकिन वो अगर प्रैक्टिस करना चाहे और करे नियमित रूप से, विश्वास के साथ, तो वो हिट कर लेगा। और 45 एक बार हिट कर लिया, ही कैन रेस्ट एश्योर्ड। जिसने 45 सेकेंड्स ब्रेथ होल्ड कर लिया, आई गारंटी उसको लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप मेंटेन्ड रखते हैं तो यू आर गुड। बट अगर मैं शुरू कर रहा हूँ आज से, मान लो आज 20 सेकेंड्स पे हूँ और मैं धीरे धीरे करके 45 पे जा रहा हूँ और 45 नहीं हो रहा, हो जाएगा। कितने दिन लगते हैं ऑन एन एवरेज? ये तो आपके डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है। मैंने वार्ड्स दिस में इज अपने नथिंग टू डू विद पेशेंट्स, फिजिकल एस्पेक्ट। नो नो, अच्छा, नो फिजिकल एस्पेक्ट मतलब अगर आप, जैसे पेशेंट्स हैं हमारे, हमने सर्जरी की, अब उनको पेन है, तो बहुत सारे होते हैं जो सर्जरी से पहले 45 सेकंड्स कर पाते हैं और सर्जरी के नेक्स्ट डे वो 20 सेकंड्स भी नहीं कर पाते हैं, तो घबरा जाते हैं। हम उनको बोलते हैं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप विश्वास रखिए, हम उनको पेन रिलीफ देते हैं और साथ में एनकरेज करते हैं। वो कुछ चंद हफ्तों के अंदर वो फिर वापस उसको रेस्टोर हो जाते हैं। फिजिकल फिटनेस का दूसरा चीज ये है कि देखिए, हम ब्रीदिंग जो करते हैं तो सांस हमारी अंदर कैसे जाती है, हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, ये जो पेक्टोरल मसल्स हैं, डेल्टॉइड मसल हैं, दीज आर कॉल्ड चेस्ट मसल्स, जो हमारे ब्रीदिंग कैसे होती है, हमारी जो चेस्ट वॉल है ये फॉरवर्ड बैकवर्ड ये मूव होती है, और एक पेट और चेस्ट के बीच में एक डायाफ्राम होती है जो ऊपर नीचे मूवमेंट होती है। तो ये एक सिंक्रोनाइज मूवमेंट होता है। चेस्ट बाहर की तरफ आई, डायाफ्राम नीचे की तरफ गई, चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ा, नेगेटिव प्रेशर हुआ, लंग्स फैल गए। जब हम एक्सहेल करते हैं तो चेस्ट अंदर की तरफ गई, डायाफ्राम वापस ऊपर आई, प्रेशर पॉजिटिव बना,
हवा बाहर निकल गई। ये प्रोसेस 12 to 16 टाइम्स पर मिनट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ अनवरत हमें बिना अवेयर हुए चलता रहता है। ठीक है, अब इसमें जो हमारे चेस्ट मसल्स हैं उनका रोल होता है। अगर मसल्स वीक हो गए तो पर ब्रेथ जो हम अंदर ले पाएंगे वो कम हो जाएगा ना। जब एयर कम जाएगी तो उससे ऑक्सीजन भी कम निकल पाएगी। अगर मैंने एक्सरसाइज करके अपने मसल्स को अच्छा कर लिया तो पर ब्रेथ वो ज़्यादा एयर ले पाएंगे तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। तो अगर कोई बहुत ही वीक है, मरास्मिक है, मसल वेस्ट हो गए, जैसा हम आईसीयू पेशेंट्स में देखते हैं, तो फिर हम उनको चेस्ट मसल्स की एक्सरसाइज बताते हैं, जिसमें जो ये पेक्टोरल मसल्स का, उसमें जैसे वो बेंच प्रेस होता है, एक लेट करके बेंच प्रेस करना, या एक साइडवेज रोलर करना, चेस्ट फ्लाई, या ऊपर नीचे करना, जिससे शोल्डर मसल्स, ये हमारे डेल्टॉइड, पेक्टोरल्स, जो ये चेस्ट के मसल्स हैं, ये स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हम पर ब्रेथ एयर, जिसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, वो ज़्यादा ले पाएंगे और उससे फिर हमारी एडिक्वेट एयर पहुंचती रहेगी। इसके अलावा कुछ और जो योगा एक्सरसाइज हैं, जैसे कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रस्त्रिका है, ये सब आपको बेसिकली एक लंग्स की इलास्टिसिटी को बढ़ाती हैं। अब कपालभाति, जिसमें आप सडनली दबा करके एक्सहेल करते हो, अगर अंदर कोई सिक्रीशंस होंगे तो वो एकदम से आपको खांसी आएगी और वो सिक्रीशंस निकल जाएंगे। अब जब सिक्रीशंस क्लियर हो जाएंगे तो आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाएगी ना। मान लीजिए आपके पैसेज में खूब म्यूकस जमा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और वो म्यूकस क्लियर हो गया तो योर चेस्ट विल फील लाइटर। तो उसी तरह से अनुलोम विलोम है, ये हमारे नेजल पैसेज को क्लियर रखने का बहुत इफेक्टिव तरीका है। जब नेजल पैसेज क्लियर हो जाएगा तो वो हवा चेस्ट में अंदर जाएगी। तो ऐसे ही मैंने कहा कि ये जो एलाइड चीज़ें हैं, इनको हम सेटल करें, पोस्चर करेक्शन करें, ब्रेथ होल्डिंग करके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं, उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाएं। ये 3 चीज़ें हमें ऑप्टिमम लंग कैपेसिटी दे देंगी। ये फर्स्ट ग्रुप है, हाउ टू अचीव योर ऑप्टिमल कैपेसिटी। दूसरा ग्रुप आता है थिंग्स विच डैमेज द लंग्स, उनको हम अवॉइड करें। और लंग्स को डैमेज करने वाली चीजें मूल तरह से हम उसको 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक धूल और दूसरा धुआं। धूल मीन्स डस्ट। डस्ट कहीं से भी आए, वो रोड से आए, वो कंस्ट्रक्शन साइट से आए, वो खेतों में से आए, वो कहीं से भी, आंधी से आए, वो जब अंदर जाती है तो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स अंदर जाके जम जाते हैं, वो हमें नुकसान करते हैं। सिमिलरली स्मोक, अब वो स्मोक सिगरेट का हो, स्मोक व्हीकल्स का हो, स्मोक इंडस्ट्री से हो, स्मोक पराली बर्निंग से हो, कहीं भी से हो, एनी स्मोक, वो जो अंदर जाता है उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, वो सब अंदर जाके नुकसान करते हैं। तो धूल और धुआं, यह 2 हमारे फेफड़े के दुश्मन हैं, जो फेफड़े को नुकसान पहुंचाते हैं। पहले वाली चीजें फेफड़े को ताकत देती हैं, ये फेफड़े को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप ताकत वाली चीजों को बढ़ाएं और नुकसान वाली चीजों को कंट्रोल करें तो हमारे फेफड़े हमेशा फिट रहेंगे। बट सर, अभी दिल्ली में जो हाल है पोल्यूशन का, उसको तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, तो हाउ डू पीपल एक्ट आउट? क्या करें लोग कि उनको ये पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना हो? यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम क्या करें। करना यह है कि लोगों को यह समझना है कि इस हवा के साथ हमारा नॉर्मल जीवन संभव नहीं है, एक बात। और हवा, साफ हवा हमें स्वस्थ जीवन के लिए निहायत ज़रूरी है। और स्वस्थ हवा, हमें हवा को गंदा होने दें और फिर उसको साफ करें या उससे पर्सनल प्रोटेक्शन करें, इन मेथड्स से हम नहीं अचीव कर पाएंगे। उसको गंदा होने से रोकना ही हमारा सॉल्यूशन है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल गया। एयर क्लीन होती है, लेकिन हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से n नंबर ऑफ एक्टिविटीज, धुआं ऐड हुआ, धूल ऐड हुई, उससे वो पोल्यूट होती है। अब अगर पोल्यूटेड एयर को आप कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, पोल्यूट होने दो, हम ऐसा करते हैं मशीन लगा के इसको साफ करते हैं, जो आजकल बहुत प्रोपेगेट किया जा रहा है। एयर प्योरीफायर्स, कहीं एयर प्योरीफायर्स लग रहे हैं, कहीं स्मोक टावर्स लग रही हैं, कहीं जगह जगह वायु करके वो क्लीनिंग मशीन्स लग रही हैं, जो एक टोटल वेस्ट, कोलोसल वेस्ट ऑफ मनी है। एयर एक कंटिन्यूअस शेड है,
एक कोने के कंट्री से लेकर दूसरे कोने तक, इट्स ए कंटिन्यूअस शेड। एयर को आप बाउंड्रीज पे, एयर तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी नहीं मानती। पाकिस्तान की एयर इंडिया में आती है, इंडिया की एयर पाकिस्तान में जाती है, सिंगापुर की एयर मलेशिया में जाती है, मलेशिया में जब बर्निंग होता है तो वो सिंगापुर में आ जाती है। उनके यहाँ अपना पोल्यूशन नहीं है, लेकिन मलेशिया से उनके पास पोल्यूशन आ जाता है। सो एयर नोज नो बाउंड्रीज। तो आप ये कहें कि मैं यहाँ एक एयर प्योरीफायर या प्योरीफिकेशन सिस्टम लगा के उसको क्लीन कर लूँगा, तो पूरे वर्ल्ड के लिए कितने प्योरीफिकेशन सिस्टम्स लगाएंगे आप? इट्स इम्पॉसिबल। तो वो एक तरीका नहीं है, और किसी कंट्री ने एयर को वैसे साफ नहीं किया। एयर को गंदा होने से रोकना ही एकमात्र सोल्यूशन है। तो आपने जो पोल्यूशन की बात की, यस इस समय बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग बीमारियों से ग्रसित हैं उनको हम एयर प्योरीफायर्स और मास्क रिकमेंड करते हैं, सिलेक्टेड ग्रुप को। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि क्या एयर प्योरीफायर और मास्क एयर पोल्यूशन का सोल्यूशन है पब्लिक लेवल पे, मास लेवल पे, तो उसका आंसर है नो। इट्स नॉट अ सोल्यूशन टू पोल्यूशन। पोल्यूशन इज ए पब्लिक प्रॉब्लम। दीज आर वेरी प्राइवेट सॉल्यूशंस। आपने एयर प्योरीफायर की बात की, मैं उस पर आपको क्लैरिफाई कर दूं। एयर प्योरीफायर क्या होता है? एयर प्योरीफायर एक मशीन होती है जिसमें एक मोटर होती है जो हवा को सक इन करती है, उसको एक फिल्टर से पास करती है और उसको निकाल देती है। इस रूम में अगर हम एयर प्योरीफायर लगाएं तो उसकी पहले तो कैपेसिटी चाहिए कि इस रूम का जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से उसकी मोटर की कैपेसिटी होना चाहिए, और उसमें फिल्टर भी वैसा ही होना चाहिए। वो तब तक इफेक्टिव हुआ जब तक डोर्स विंडोज सब बंद होंगे। अगर आपने डोर्स विंडोज खोल दिए तो वो कोई इफेक्टिव नहीं है, विच मीन्स कि आप एक कमरे के अंदर बंद हो गए और वो आपने लगा दिया। अब उसमें भी क्या चीज़ काम कर रही है? फिल्टर। और जो गंदगी है वो फिल्टर में इकट्ठी हो रही है, उसकी एक सीमित लाइफ है। कुछ लाइफ के बाद वो फिल्टर चोक हो जाएगा। अगर आपने उस स्टेज पे फिल्टर को चेंज नहीं किया तो वो प्योरीफायर की जगह डर्टीफायर हो जाएगा, जो 99% लोग नहीं करते। ना कंपनी आपको बताती है, सेल्समैन का अरे साहब इसको लगाइए, बस बिल्कुल स्वस्थ हवा में सांस लीजिए। आप एक छोटी सी मशीन ला के लगाया और आपने सोचा कि बहुत प्रोटेक्शन हो गया। आप एक दिन उसको खोल के देखिए, उस फिल्टर में से ऐसे धूल निकलेगी कि वो डर जाएंगे आप। वो फायदा नहीं कर रही है आपको। एक दूसरा, क्या पूरे कंट्री के 140 करोड़ लोगों को आप फिल्टर दे सकते हैं? तीसरा, वो फिल्टर तब तक आपको काम करेगा जब तक आप कमरे में, आपने मान लीजिए अपने बेडरूम में एक बेस्ट क्वालिटी का एयर फिल्टर प्योरीफायर लगाया हुआ है, क्या इस समय वो प्योरीफायर आपकी मदद कर रहा है? नहीं। इस समय तो आप यहाँ बैठे हैं ना। हम जब मॉल में जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, विच हैपन्स अबाउट 14 to 16 आवर्स। आप बेडरूम में तो 6, 7, 8 घंटे ही रहते हैं ना, बाकी टाइम तो वो प्योरीफायर आपको हेल्प नहीं करता। सो देयरफॉर, फॉर रीजंस ऑफ इकोनॉमिक्स, for reasons of being in a closed space, for reasons of benefiting only for a short period, and that too to some extent, इन 3-4 reasons से air purifier cannot be a solution to pollution for masses। हाँ, क्या मैं इसको रिकमेंड करता हूँ? यस, मैं चेस्ट सर्जन हूँ, मैं लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, मैं लंग ट्रांसप्लांट्स करता हूँ। मेरे लंग ट्रांसप्लांट्स के पेशेंट जब डिस्चार्ज होते हैं तो मेरी टीम मेंबर्स जहाँ पर वो घर जाएंगे विजिट करते हैं, कमरे को पूरा साफ कराते हैं, फंगस वंगस होती है तो उसको बिल्कुल क्लीन कराते हैं, वहाँ इंसिस्ट करके एयर प्योरीफायर लगवाते हैं, क्योंकि वो एक हाईली ससेप्टेबल इंडिविजुअल है और उसको ये हवा जहर की तरह होगी। सो इट्स ए स्पेशल पॉपुलेशन जिनको चेस्ट की डिजीजेज हैं, अस्थमा है, सीओपीडी है, जिनको स्टीरॉइड्स मिल रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं। तो यह एक स्पेशल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कोमॉर्बिडिटीज वाली पॉपुलेशन है जिसमें रिस्क ऑफ बीइंग एक्सपोज टू दिस एयर बहुत हाई होता है। उस सिलेक्ट पॉपुलेशन को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उनका मूवमेंट, उनको बोलें कि भाई आप इस सीजन में यहीं रहिए, कमरे में ही रहिए और अपने को बचाइए। बट टू से कि इट कैन बी अप्लाइड टू 140 करोड़ पीपल अक्रॉस द कंट्री, नो। सो एयर प्योरीफायर इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर पोल्यूशन। अब हम मास्क पे आते हैं। जो हमारा कपड़े का मास्क होता है या सर्जिकल मास्क होता है, यह पोल्यूशन में कोई मदद नहीं करता। केवल N95 मदद करता है, क्योंकि वो 95% पार्टिकुलेट मैटर को ट्रैप कर लेता है।
मेरा वर्ड है पार्टिकुलेट मैटर, गैसेज उसमें से भी पास होती हैं। तो सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, बहुत सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, वो सब तो उससे भी पास हो जाते हैं। उसको रोकने का कोई ना, तरीका ना, नहीं है। आप उसको रोकेंगे तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी तो रुक जाएंगे। वो भी गैस है, वो भी गैस है, दोनों मॉलिक्यूलर साइज के हैं। इफ यू डेवलप ए मास्क विच विल प्रिवेंट दोज मॉलिक्यूल्स, इट विल प्रिवेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आल्सो। हवा नहीं जा सकती आप। सो देयर इज नो So, ऑप्शन। उसके लिए कुछ हैं, कुछ एयर प्योरीफायर्स ऐसे हैं जिसमें कुछ चारकोल एड्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी भी लगी हुई हैं या इलेक्ट्रोप्रेसिपिटेशन टेक्नोलॉजीज भी लगी हुई हैं। वो फिर बहुत एक्सपेंसिव रेंज में आते हैं, वो उसको ट्रैप करते हैं। बट वो भी तो घूम फिर के एक जगह पे ही होंगे ना। एग्जैक्टली इसीलिए मैं कह रहा हूं। दूसरा, क्या 140 करोड़ पॉपुलेशन 24/7 फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ मास्क लगा के रह सकती है? क्या हम कंट्री ऑफ मास्क बन जाएंगे? हम एक दूसरे को शायद मास्क के ऊपर हमारा नाम, मैं अरविंद कुमार हूँ, मैं नितिन हूँ, ऐसे होगा? ऐसे तो नहीं हो सकता। बच्चों को हम लोग मास्क देते हैं सुबह स्कूल जाने के लिए, घर से जब वो निकलते हैं तो मास्क नाक पे लगा होता है, जब वो बस में बैठते हैं नीचे तो आ वो जाता नीचे आ जाता है, जब वो दौड़ रहे होते हैं तो आप मास्क नहीं दे सकते। तो अगेन मास्क, अगेन मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि भाई आप घर से बाहर निकले, आपका मन किया थोड़ी देर बाहर जाना है, उतनी देर मास्क लगा लीजिए। आप किसी गंदे एरिया से निकल रहे हैं, बस अड्डे पे पहुंच गए, उतनी देर मास्क। सो इट्स एन ओके solution for a temporary period for few people, but again to suggest it as a solution to pollution, no. So air purifier and masks are not a solution to pollution. बट आपने अभी We बोला have to clean up the air, not clean up the air, we have to prevent the air from being getting polluted. dirty. और मैं चाहूंगा आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं कि एयर पोल्यूशन इस समय एक सीरियस हेल्थ इमरजेंसी है। प्लीज माइंड माय वर्ड्स, ये सीरियस हेल्थ इमरजेंसी है। हमारे बच्चों को पैदा होने से पहले वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, पैदा होने के बाद उनको नुकसान पहुंचाती है, एडल्टहुड में नुकसान पहुंचाती है, बाद में नुकसान पहुंचाती है। सांस लेना शुरू करने से पहले नुकसान शुरू होता है और आखिरी सांस तक नुकसान रहता है। सर से लेकर पैर तक कोई अंग ऐसा नहीं है जो अफेक्ट नहीं होता है। इट्स ए सीरियस हेल्थ इमरजेंसी। जरूरत है कि हम ब्लेम गेम खत्म करें और पूरे देश में एक मूवमेंट शुरू हो कि कुछ भी हो जाए, हमारी बिल्डिंग बने ना बने, हमारी रोड बने ना बने, हमारी और कोई प्रोग्रेस हो ना हो, सबसे पहली प्रोग्रेस जो हमें चाहिए वो है अच्छा स्वास्थ्य। और अच्छा स्वास्थ्य गंदी हवा के साथ कभी संभव नहीं है। यू कैन नॉट हैव अ नेशन ऑफ हेल्दी पीपल who are breathing polluted toxic air. हवा को साफ करना ही हमारा एकमात्र तरीका है to be a nation of healthy people. आपने सर बीच में बोला कि बच्चे जब भाग रहे होते हैं तो उनको मास्क नहीं दे सकते। कोई भी जब एक्सरसाइज कर, देखिए मास्क जब हम लगाते हैं ना N95, उसके पोर साइज बड़ा छोटा होता है, तो जब उसमें से हवा निकलती है तो उस पर रेजिस्टेंस आती है, और जब हम उसमें एक्सहेल करते हैं तो वो लिमिटेड स्पेस में वो हवा इकट्ठी होती है हमारी, वो पूरी निकल नहीं पाती, हम उसी को रीब्रीथ कर लेते हैं, राइट। सो व्हेन यू एक्सरसाइज योर oxygen requirement increases, you need to breathe faster, you need to be able to take in and put out more air. वो उतना अलाउ नहीं करता, उसमें रीब्रीदिंग बहुत होती है और ऑक्सीजन हो सकता है जितनी आपको ज़रूरत हो वो ना पहुंच पाए, आप चोकिंग फील करें। एंड आई नो ऑफ पीपल हु ट्राई टू डू एक्सरसाइज विद मास्क ऑन एंड हैड सीरियस इश्यूज। तो मैं एडवाइस करूंगा कि कभी भी मास्क लगा करके एक्सरसाइज प्लीज ना करें, नेवर। क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर लगा के कोई करे तो? इट कुड इवन कॉस्ट यू योर लाइफ। हाँ, हैव यू सीन दोस केसेस? आई मीन आई हैव सीन पीपल सफरिंग सीरियस प्रॉब्लम्स। अब कहीं किसी को कुछ हो गया होगा तो क्या पता कि वो तो फिर हमको पता नहीं लगेगा ना, करेक्ट। बट साइंटिफिकली इट इज रॉन्ग,
क्योंकि आप मास्क लगा के आपकी जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी ब्रीदिंग बढ़ती है, आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है। वो मास्क एक ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, आपको ना वो CO2 क्लियर होने देगा, ना वो ऑक्सीजन जाने देगा। इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम। तो लोग साइकिलिंग करते हूँ, मैं देखता हूँ लोग साइकिलिंग करते हैं, मैं एक्चुअली रोक के बोलता हूँ प्लीज इस मास्क को निकाल दो। बहुत से लोग ऑब्जेक्ट कर देते हैं, बट आप पार्क में एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज मास्क लगा कर नहीं करनी है। अभी पोल्यूशन की वजह से आपने भी बहुत सारे केसेस देखे होंगे, राइज हुए होंगे। आपके जो पेशेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कार्डियक प्रॉब्लम्स, न्यूरो प्रॉब्लम्स और बाकी ऑर्गन्स की भी हैं बच्चों में। सो exposure to pollution and polluted air is the commonest cause of death due to pneumonia in the under 5 population. अंडर 5? अंडर 5 न्यूमोनिया की वजह से डेथ्स जो है वो कॉज है। बहुत सारे लेडीज़ में जो नॉन स्मोकिंग होती हैं उनमें COPD होता है, उनका जो हाउस होल्ड एक्सपोजर है वो इसका कारण है। बहुत सारे नॉन स्मोकर्स जिनको लंग कैंसर हो रहा है वो एयर पोल्यूशन इसका कारण है। इट इज़ नोन कि कभी भी जब एयर पोल्यूशन के स्पाइक्स होते हैं तो उसके सब्सिक्वेंट फ्यू डेज में ब्रेन अटैक, जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं, हार्ट अटैक, न्यूमोनियाज, ब्रोंकियल अस्थमा एक्ससरबेशन, COPD एक्ससरबेशन, इन सब का इंसिडेंस पिक करता है। सो इट्स नोन टू कॉज n नंबर ऑफ डिजीजेस। और सबसे भयानक जो रूप इसका है वो है जब एक गर्भवती महिला पॉल्यूटेड हवा में सांस लेती है और ये टॉक्सिन्स उसके ब्लड में जाते हैं और प्लेसेंटा के थ्रू जो नवजात शिशु डेवलप हो रहा है उसमें जाते हैं, तो वहाँ नुकसान करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑर्गन डेवलपमेंट होता है, इट कॉजेज कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ग्रोथ होती है बच्चे की, तो ग्रोथ इफेक्ट होती है, ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रायूट्राइन डेथ, प्री मैच्योर डिलीवरी, ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब्ड हैं और हम देख रहे हैं रोज इनको। काफ़ी लोग स्मोकिंग करते हैं। आपने थ्रेट्स के बारे में बताया कि भाई एक तो हो गया हमने ऑप्टिमाइज़ कैसे किया एफिशिएंसी के लंग्स को, एक होता है कि हम नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं। अब नुकसान में पोल्यूशन आ गया और ये सारी चीज़ें आ गई, बट कुछ जो लोग खुद से करते हैं दैट इज स्मोकिंग, राइट? नाउ इज देयर एनी लिमिट टू स्मोकिंग? ऐसा भी कुछ होता है कि यार एक सिगरेट पी तो कोई बात नहीं, बहुत लोग ऐसे जस्टिफाई करते हैं अपने आप को, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ये कि यार एक ही तो पीता हूँ, वीक में एक ही तो पीता हूँ। सो इज देयर एनी लिमिट टू स्मोकिंग? जहर की कोई लिमिट होती है? कोई नहीं होती। मैं आपसे सर्टिफिकेशन ले रहा हूँ उसकी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जहर की कोई लिमिट होती है? कोई लिमिट नहीं है। जहर है, वो कहर ढाएगा ही ढाएगा। तो आप 1 लें या 40 लें, हाँ, जितना ज्यादा जहर लेंगे उतना ज्यादा कहर ढाएगा, लेकिन डोज रिलेटेड होता है। लेकिन कोई भी उसकी जहर की कोई सेफ लिमिट नहीं होती। जहर है, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा दोनों आपको नुकसान पहुंचाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि हम सब जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं वो 10 से 15 सिगरेट्स पर डे वैसे ही पी रहे हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो जो हमको नुकसान होता है हमारे बॉडी को, उसमें एक कैलकुलेशन है कि 22 माइक्रोग्राम PM2.5 इज इक्वल टू 1 सिगरेट इन टर्म्स ऑफ डैमेज। तो अगर किसी व्यक्ति ने 24 घंटे 22 माइक्रोग्राम वाले शहर में सांस ली तो ऐसे ही है जैसे उसने 1 सिगरेट पी। अब हम अगर दिल्ली को लें तो हमारा एवरेज PM2.5 160 180 के आसपास रहता है एवरेज। कभी कभी ये 400 500 600 700 800 भी जाता है, और कभी कभी जब बारिश के तुरंत बाद 50 भी आ जाता है, बट एवरेज लें तो हम 200 मान के चलें। इट्स इक्वल टू अबाउट 8 to 10 सिगरेट्स। अगर हम ज़्यादा ये दिवाली के और जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ्स ले लें तो वो शायद 40 सिगरेट भी हो जाता है। अगर हम एवरेज आउट करें तो करीब 10 सिगरेट तो हर व्यक्ति पी रहा है। तो आप जो 1 सिगरेट की बात कर रहे थे वो पहली नहीं है, वो 11वीं है, राइट? तो क्यों आप ऐड करना चाहते हैं उसको?
तो मेरा सभी स्मोकर से ये निवेदन है कि यह तो एक अवॉइडेबल चीज़ है। सांस लेना तो आप बंद नहीं कर सकते। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि सर ये पोल्यूशन से नुकसान का कोई शर्तिया तरीका बताइए बचने का। मैंने कहा बहुत सिंपल तरीका है, स्टॉप ब्रीदिंग। 100% मैं गारंटी करता हूं कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, करके तो देखो। तो हंसने लगते हैं वो आपकी तरह। तो इसलिए वो तो हो ही रहा है, वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो जो कंट्रोल कर सकते हैं उसको तो कंट्रोल करिए। बट जो स्मोकिंग से इम्पैक्ट होता है वो रिवर्सिबल भी है। मान लो किसी ने शुरू कर दिया, 2 महीने उसने स्मोकिंग की, दिन का 1 पी लिया या हफ्ते का 1 पी लिया सिगरेट, कुछ टाइम के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार मैंने गलती की है, मैं छोड़ रहा हूँ। तो इज देयर एनी रिवर्सिबल इम्पैक्ट कि मैंने जो किया वो सही हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने लोगों के फायदे के क्वेश्चंस पे काफ़ी रिसर्च करके इनको बहुत अच्छी तरह से अरेंज किया हुआ है। वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। जब हम सिगरेट पीते हैं, मैं आपको पहले बता दूं सिगरेट से नुकसान कैसे होता है। सिगरेट में टोबैको होती है, जब वो जलती है और तो 2 चीज़ें हमारे बॉडी में जाती हैं। एक तो निकोटिन होता है उसमें, और दूसरे कुछ केमिकल्स होते हैं जो सिगरेट के जलने से निकलते हैं। तो जो एडिक्शन है वो निकोटिन से होता है। निकोटिन एक पदार्थ है जो एडिक्टिंग केमिकल है। जैसे ही हम स्मोक करते हैं वो लंग्स में जाता है, लंग्स से क्रॉस करके वो ब्लड में जाता है, ब्लड से ब्रेन में जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो ब्रेन को टच करता है, और वो एकदम से फील गुड फैक्टर, एक अच्छी फीलिंग देता है, खुशी की फीलिंग देता है उसी से। और इट्स ए हाईली एडिक्टिंग सब्सटेंस, वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिंग सब्सटेंसेस नोन टू मैनकाइंड। तो जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो खुशी का फीलिंग देता है और वो फिर आपको एडिक्ट बना देता है। उससे कोई नुकसान नहीं होता। निकोटिन डज नॉट कॉज डैमेज टू योर बॉडी। अच्छा, निकोटिन मेक्स यू एडिक्टेड टू सिगरेट। लेकिन उसमें जो बाकी जलते हैं उसमें 70 से ज्यादा केमिकल्स निकलते हैं जो डैमेज करते हैं लंग्स को, इंक्लूडिंग कैंसर, जो वो उसके सहपाठी हैं। काश की ऐसी कोई सिगरेट होती जिसमें सिर्फ निकोटिन होता और बाकी कुछ नहीं होता, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ऐसे लोग बना रहे हैं ऑर्गेनिक स्मोक्स। वो हम उस पे आएंगे, हम आएंगे उस पे। तो जो सिगरेट है उसमें निकोटिन गया और धुआं गया। धुएं से हमें नुकसान हुआ, लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स से वो एब्जॉर्ब होता है हार्ट पे, ब्रेन पे, बॉडी का कोई, जस्ट लाइक pollution spares no organ in the body, likewise the cigarette smoke also spares no organ in the body। अब मैं यहां पर बता दूं कि जब प्रेग्नेंट महिलाएं अगर स्मोक करती हैं तो उनके बच्चे को उतना ही वो सारे डैमेजेस होते हैं जो पोल्यूटेड एयर से होते हैं। वो जाता है जो स्मोक, तो वो प्लेसेंटा क्रॉस करके वही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विकृतियां, डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट, सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ग्रोथ रिटार्डेशन, डेथ, ये सब कुछ होता है। और उसके बाद फिर तो जो लंग्स को या बाकी अंग्स को जो डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है और वो प्रोग्रेसिव भी होता है। तो मान लीजिए आपने 2 साल सिगरेट पी और आपको कुछ नुकसान हुआ, इस पॉइंट पे आपको किसी ने कन्विंस किया और आपने सिगरेट बंद कर दी, तो इसके बाद जो फर्दर डैमेज है वो रुक जाएगा, नंबर 1। और थोड़ा बहुत इस पीरियड से जो डैमेज हो गया है उसका जो नेचुरल डिक्लाइन है वो चलता रहेगा, बट द रेट ऑफ डिक्लाइन विल बिकम लेस। अगर आप पीते रहते तो आप ऐसे जाते, आपने पीना बंद कर दिया तो शायद आप ऐसे जाएंगे। तो क्योंकि एक बार जब डैमेज हो जाता है ना, वो डैमेज का एक अपना एक प्रोसेस होता है, वो डैमेज धीरे धीरे चलता रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप जल्दी छोड़ देंगे तो शायद वो बिल्कुल लाइन फ्लैट हो जाएगी, और आप 20 साल के बाद छोड़ेंगे तो शायद वो लाइन फिर भी नीचे जाती रहेगी। सो द मैसेज इज इट्स नेवर टू लेट टू क्विट स्मोकिंग। आपने 2 महीने पी है, 2 साल पी है, 20 साल पी है, जिस दिन आप बंद करेंगे आपका जो रिस्क है वो उसी दिन तक का रुक जाएगा। अगर आप पीते रहेंगे तो वो रिस्क आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि पीने के बाद आप लंग्स को नॉर्मल वापस ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो डैमेज हो चुका वो हो चुका।
वो अंडू नहीं हो सकता। इसीलिए लोग निकोटिन पैचेस यूज करते हैं। निकोटिन पैच इज अ वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ एडिक्शन। अब आपको बॉडी को अगर एडिक्शन हो गया निकोटिन का, तो आप अगर वो नहीं पिएंगे ना, तो ब्रेन छटपटाता है, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, तो फिर वो मतलब वायलेंस तक हो सकती है उसको पाने के लिए। तो आप उसको निकोटिन सप्लाई कर दीजिए, बट इन सम अदर फॉर्म। तो चाहे वो नेजल स्प्रे हो, स्किन पैच हो, गम्स हो, किसी भी रूप में आपने बॉडी को निकोटिन दे दिया। बॉडी मांग रही थी निकोटिन, बॉडी धुआं नहीं मांग रही थी, बॉडी निकोटिन मांग रही थी। आपने निकोटिन दे दिया और वो कुछ टाइम तक दिया, फिर धीरे धीरे आप उसकी डोज को कम करते जाते हैं, और कम करते करते और साथ में साइकोलॉजिकल सपोर्ट, काउंसलिंग, उन सब चीजों से आप उस व्यक्ति को डी एडिक्ट कर देते। इज दिस द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ स्मोकिंग? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्मोकिंग से गेट रिड करने के लिए है वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन, पहली चीज। दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली सपोर्ट, स्पाउस की सपोर्ट। अगर जिन लोगों ने छोड़ी और दोबारा शुरू कर दी, सबसे ज्यादा उन लोगों में दोबारा शुरू करने का इंसिडेंस होता है जो अकेले होते हैं। लोनलीनेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स विच लीड्स टू रीस्टार्ट ऑफ स्मोकिंग। तो अगर फैमिली, स्पाउस की सपोर्ट है, क्योंकि ये क्या है, ये एक्चुअली एक डाइवर्जन मैकेनिज्म है। आप किसी चीज से परेशान है, मान लीजिए मैं परेशान हूं अकेला, मेरे को समझ में नहीं आया, उठाई सिगरेट ऐसे करके, इट्स ए डाइवर्जन टेक्निक। आप परेशान हैं, आप अपनी परेशानी को ना धुएं में उड़ाना चाहते हो, और उससे जो किक मिलती है उससे आप एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में चले जाना चाहते हो जहां आपको वो तकलीफ तक तंग ना करे। सो इट्स ए डाइवर्शनरी टेक्निक। यहीं पर अगर आपको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट अपने स्पाउस की या फैमिली मेंबर की या फ्रेंड की या प्रोफेशनल काउंसलर की मिल गई, जिसने आपको वही सपोर्ट दे दी जो आप सिगरेट से ढूंढ रहे थे, तो फिर आपको सिगरेट की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। इसलिए अपना डिटर्मिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली सपोर्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और उसके साथ में ये निकोटिन पैचेस, इस तरह की चीजें, ये तीन चीजें मिलकर के आप चाहें तो इससे जरूर निकल सकते हैं। कुछ लोग स्मोकिंग को रिप्लेस करते हैं वेपिंग से, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये टॉपिक रेज किया। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि यह इस समय मेरे ख्याल से इस समय देश में सबसे बड़ी हमारी युवा पीढ़ी के सामने जो समस्या आ रही है वो ये है, जिसको एक बड़े कैमोफ्लाज्ड रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है, और इसके जो दांत हैं उनको कैमोफ्लाज के अंदर छुपा लिया गया है। तो मैं इसको आपको विस्तार से बताता हूं। पहली बात तो इसको नाम क्या क्या है। इसको हम ई सिगरेट कहते हैं, इसको हम वेपिंग कहते हैं, और भी कई नामों से जाना जाता है। इसको हम एक और इसका नाम है एंड्स, इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, ENDS, इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, एंड्स। ये बहुत सारे नामों से जाता है। इसकी उत्पत्ति चाइना में हुई थी, ये भी चाइना से आया ये भी चाइना की देन है। फार्मासिस्ट था जिसने इसको डेवलप किया था। ई सिगरेट में क्या होता है, इसमें मूलतः 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक टैंक होता है जिसमें ईथर होता है। ईथर इज अ वेरी वॉलेटाइल लिक्विड। एक हीटर या हीटिंग एलिमेंट होता है, और एक बैटरी होती है। आप जैसे ही इनहेल करते हैं उससे वो बैटरी एक्टिवेट होती है, बैटरी उस हीटिंग एलिमेंट को हीट करती है, और ईथर उसके टच में आता है तो वो वेपराइज हो जाता है, जिससे ये वेपर बनती है जो हम इनहेल करते हैं। तो वो एक्चुअली ईथर का वेपराइज्ड फॉर्म है जो धुआं आता है, एरोसॉल। निकोटिन कहीं नहीं है, मैं आ रहा हूं उसमें। तो ये 3 चीजें हैं। अब इसको प्रमोट कैसे किया गया था? इसको प्रमोट किया गया था कि आप ऐसे हाथ लेकर के ऐसे धुआं उड़ाने के आदी हैं, तो आपको ये धुआं उड़ा लीजिए, इसमें कोई
डैमेजिंग चीज नहीं है, यहां से इसकी शुरुआत हुई थी. सो इट वाज इनिशियली प्रमोटेड एज एन ऑल्टरनेटिव टू सिगरेट, कि अगर आप सिगरेट की जगह इसको पीना कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, तो आपको एहसास वही हो रहा है लेकिन नुकसान नहीं हो रहा है. तो इट वाज प्रमोटेड एज ए वे ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग. फिर बीच में यह हुआ कि अच्छा, कुछ ही को अगर पीने का मजा लेना है तो इसको पी लो, इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है. लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि इसमें भी लोगों ने निकोटिन ऐड कर दिया. बिकॉज पर्पस क्या है? पर्पस तो मजा देने का है, ठीक है ना. तो जितना किक मिलेगा उतना ज्यादा मजा आएगा. जिस ब्रांड से जितना ज्यादा किक मिलेगा वो ब्रांड मांगी जाएगी. तो जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने उसमें निकोटिन ऐड करना शुरू कर दिया. तो आपने 3 ब्रांड्स मुझे दी, इससे मुझे ज्यादा मजा है, मैं नेक्स्ट टाइम कहूंगा भाई मुझे तो वही वाली ब्रांड चाहिए. तो फिर दुकानदार बाकी नहीं खरीदेगा, यही ब्रांड खरीदेगा. बाकी लोग देखेंगे कि उसकी क्यों बिक रही है, क्यों भाई, उसने क्या किया, उसने निकोटिन है, हम भी है. सो lot of things have been added to this. Number 1. Number 2, very important, सिगरेट जो है ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है. होती है मशीन फैक्ट्रीज जहां ये बनती है. यह एक टोटली अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है. कोई इसके स्टैंडर्ड्स नहीं है अभी तक, कोई इसकी SOPs गाइडलाइंस कुछ नहीं है. जैसे कि देसी शराब बनती है ना, किसी के घर के पीछे आंगन में वो बनी और हम रोज देखते हैं आज यहाँ पे, उसी तरह से यह एक कॉटेज इंडस्ट्री है. किसी के भी घर में कहीं ईथर बनाया, वो ईथर रखा है, वो गलती से उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिल गई, अब मिल गई, उसी से आपने टैंक्स भर दिए. अब वो इम्प्योरिटी वाला अगर किसी ने इनहेल कर लिया तो गया. दूसरी चीजें जो हम खाते हैं उनमें और इसमें फर्क ये है कि जो भी कुछ ये वेपर बन रही है ये सीधे हमारे ब्रीदिंग पाइप में और लंग्स में जा रही है. और वो एक बहुत ही सेंसिटिव म्यूकोसा है. अगर हम कोई गलत चीज खा लें तो जो पेट की हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग है वो बड़ी सॉलिड होती है, क्योंकि इट इज मेड लाइक दैट. बट यहाँ की लाइनिंग इतनी सॉलिड नहीं है, तो ये चीजें नुकसान पहुंचाती हैं. जो ईथर है उसमें फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बहुत सारे एल्डिहाइड्स डिटेक्ट किए गए हैं. जब वो जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जब वो हीट होता है तो उसमें से जिंक, निकल, बहुत सारे हैवी मेटल्स निकलते हैं. और इसमें जो इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती हैं उनका तो कोई अंत नहीं है. ये सब जाकर के लंग्स को सिवियर डैमेज करते हैं. इवन इफ देयर इज नो स्मोक. नहीं, वो एरोसॉल तो जो होता है ना, वो तो है ही. वो एरोसॉल में जो ईथर का इवेपोरेटेड प्रोडक्ट्स है उसमें तरह तरह के एल्डिहाइड्स हैं और तरह तरह के केमिकल्स हैं जो आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं. जो पीता है उसको भी पहुंचाते हैं और जो सेकंड हैंड स्मोक साथ में दोस्त बैठे हैं उनको भी पहुंचाते हैं. तो ये प्रमोट किया गया था एज ए सेफ ऑल्टरनेटिव टू सिगरेट. क्या ये सेफ ऑल्टरनेटिव है? नहीं. यह प्रमोट किया गया था कि अगर आपको पार्टी वगैरह में कोई चीज देनी है मजे करने के लिए, लेकिन आप सिगरेट नहीं करना चाहते, तो इसको कर लो, ये सेफ है और इससे सिगरेट का कोई रिस्क नहीं होता. तो रिसर्च हैज शोन कि ना तो ये सेफ है, और दूसरा, अ लॉट ऑफ पीपल हु बिगिन विद वेपिंग एंड अप विद स्मोकिंग. इट्स अ गेटवे. It's a gateway. So neither is it safe alternative which will bring you from smoking to vaping to quitting. वो रास्ता नहीं खुला. Neither is it not leading to increased smoking. It's actually a gateway to smoking. उधर से इधर ला नहीं रहा है, इधर से उधर ले जा रहा है. तो कुल मिला के यह आपको डैमेज कर रहा है. अब मैं आपको अपने 2 पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताना चाहता हूं. मैं उनकी आइडेंटिटी नहीं वो कर सकता. एक बड़े शहर से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा मेरे पास आया था, 22-23 साल का. 5 साल से वो वेपिंग कर रहा है रोज शाम को. बिग बिजनेसमैन है, शाम को वो चले जाते हैं क्लब्स में और वेपिंग करते हैं. उनका लंग में दोनों तरफ के लंग्स जो हैं वो डैमेज हो गए और उसमें गुब्बारे जैसे बुल्ले बन गए और एक साइड में वो फट गया, हवा भर गई. ट्यूब डाल के उनको हमारे पास भेजा गया. हमने उनको ऑपरेट किया. ऑलमोस्ट हाफ लंग
उनका बुल्ला भर गया, गुब्बारे जैसे बन गए थे और उसको काट के निकाल दिया गया है। अभी दूसरे साइड की सर्जरी होना बाकी है, कुछ हफ्तों के बाद और करेंगे। ये सिर्फ 22 साल के हैं। 22 साल के। एक दूसरा, एक और फैमिली जिनको मैं जानता हूं, अगेन वेरी हाईली प्लेस्ड फैमिली, उनके बच्चे को भी ऐसी 24-25 साल के वेपिंग का शौक लगा। वो किसी पार्टी में गए, उन्होंने शाम को शुरू किया और अनवरत नॉन स्टॉप सुबह तक वो वेप करते रहे। घर चले गए, सो गए। कुछ घंटों के बाद उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई तो किसी हॉस्पिटल में गए, उनको कुछ दवा दे दी गई, वापस आए, ब्रीदिंग डिफिकल्टी बढ़ी, वापस गए, एडमिट किया गया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी बढ़ी, ऑक्सीजन दी गई, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर। इन 24 आवर्स ही वॉज ऑन वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती 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 100% पहुंच गई। फिर ऑक्सीजन कम हो रहा था, एक्मो पे डाला गया। 3 हफ्ते वेट किया गया, उनके लंग श्रिंक करके ऐसे हो गए। ही वॉज एडवाइज्ड लंग ट्रांसप्लांट एंड ही अंडरवेंट लंग ट्रांसप्लांट। और उन्होंने सिर्फ एक बार किया एट द एज ऑफ 24 years, फॉलोइंग द होल नाइट ऑफ वेपिंग। अब उससे पहले उन्होंने कितना किया था मुझे नहीं मालूम, बट उस रात को वो पूरी रात लगातार वेप करते रहे थे। बहुत स्केरी है। आई थिंक स्केरी इज अ माइल्ड वर्ड। उससे भी अगर कोई और तेज वर्ड हो तो चलेगा वो। तो मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहूंगा कि यह जितने लोग इस पार्ट को सुन रहे हों, वो जितने अपने जानकार लोग हैं, उन सबको ये क्लिप भेजें कि वेपिंग इज नॉट सेफ, इट kills your lungs as much as smoking does. It is being promoted and touted as a safe alternative to smoking, something which will take you off from smoking and something which will prevent you from going to smoking. Both are not happening and it's causing severe damage to the lungs of the young people. एक और चीज, स्मोकिंग करते हुए अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को देखते हैं तो उसको डांटते हैं, उसको रोकते हैं, बट पेरेंट्स के मन में ये है कि शायद वेपिंग सेफ है और वो बच्चों को वेपिंग से, अरे वेपिंग ही तो कर रहे हैं ना, इसमें कोई नुकसान थोड़ी होता है। आई हैव हर्ड लॉट ऑफ पेरेंट्स से दिस। तो प्लीज पेरेंट्स ये सुन लीजिए कि वेपिंग सेफ नहीं है, वेपिंग से भी आपके बच्चे के लंग्स को डैमेज हो रहा है, इसको रोकिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इट हैज बीन बैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज बैंड। ICMR की एक कमेटी बनी थी जिसने, मतलब बड़े सारे स्पेशलिस्ट की कमेटी थी जिन्होंने इसको बैन करने का लिखा हुआ है। और आप मॉल्स में जाइए, खोले खजाने, हर जितने हेप, हर पान वाले पे मिलता जितने है। हेप जॉइंट्स होंगे उसमें उतनी ज्यादा वेपिंग मिलेगी। स्कूल्स में बच्चों के बैग्स में ई सिगरेट्स आजकल मिल रही हैं। एक स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बताया है। आई रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स टू प्लीज वॉच आउट फॉर these e-cigarettes and prevent your children. आप बच्चों को जाने दीजिए, लेकिन उनसे कहिए कि बेटा वेपिंग सेफ नहीं है, वेपिंग से लंग्स को नुकसान होता है, नुकसान होता है, नुकसान होता है। डोंट डू इट, इट्स नॉट अ सेफ ऑल्टरनेटिव टू, इट्स अ डेंजरस ऑल्टरनेटिव। आप अगर लिटरेचर देखें, यूएस के अंदर डेथ्स रिपोर्टेड हैं, इसके एपिडेमिक्स रिपोर्टेड हैं। एपिडेमिक कैसे हुआ? मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बैच ऑफ ईथर कहीं बन रहा था, उसमें कुछ मिल गई इम्प्योरिटी, वो एक पूरा ड्रम था, अब वो जितने जगह पे वो गया वहां सब लोगों को नुकसान हुआ। इट्स ऑल इन द लिटरेचर, ये कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, सब लिटरेचर में अवेलेबल है ये सब कुछ। While we are on the subject, there is a third thing that people do. हर शादी में आपने देखा होगा, हर पार्टी में देखा होगा, हुक्का बहुत पीते हैं लोग। अब मुझे हुक्के पे भी बता दो, व्हाट इज द डॉक्टर्स ओपिनियन ऑन हुक्का? तो हुक्का 2 तरह के हैं। एक तो ये इसी कैटेगरी का है जिसमें यही वेपिंग ही होता है, ये जो आजकल चल रहा है जगह पे, वो तो उसके लिए तो जो मैंने बताया सिगरेट के लिए कहा वो सब कुछ उसके लिए है, बिकॉज मैकेनिज्म एवरीथिंग, वो केवल उसकी शेप सिगरेट में है, यह उसी चीज को एक हुक्का के फॉर्म में कर देते हैं। इसमें एक चीज और गंदी होती है कि वो हुक्का, एक हुक्का टेबल पर रख दिया जाता है और वो 20 लोग पी रहे हैं, लोगों के 6, 8, 10 लोगों के बीच में सर्कुलेट हो सकता है, तो उसमें वो मुंह का इन्फेक्शन। और एक सबसे पहले तो वो जो मैंने देखा है दुकान का जो वेटर होगा वो पहले उसको एक्टिवेट करता है, तो वो अपना सारा एरोसॉल उसमें लगाता है, थूक,
और फिर वो सारे लोग उसको पी के बड़े खुश होते हैं। वैसे तो वो हर समय अपना हैंड वॉश करेंगे, हैंड हाइजीन करेंगे जरा सी चीज पे, बट इसको एक दूसरे से शेयर करते हुए उनको कोई दिक्कत नहीं होती। सो यह मेडिकली, हाइजीनिकली हर तरह से खराब है। दूसरा हुक्का जो हमारे गांवों में हमारे पुराने टाइम पे चलता था, जिसमें एक्चुअली एक कप सा होता था, उसमें वो टोबैको डाल के उसको जला देते थे और एक लंबी सी पाइप होती थी, वो पानी में आती थी और फिर पानी से एक पाइप निकलती थी जिसको आप पीते थे तो वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ होता था। तो एक्चुअली वो भी एक तरह से स्मोक का ही है, बट उसमें थोड़ा सा फायदा है कि वो स्मोक पहले पानी में आ रहा है और फिर पानी से आपके पास आ रहा है, तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ टाइम के बाद वो पानी काला हो जाता था। तो बहुत सारे इम्प्योरिटी केमिकल्स एक्चुअली पानी में ट्रैप हो जाते थे। तो मैं नहीं कहूंगा कि वो अच्छा है, वो भी खराब है। वो भी जो लोग हमारे वृद्ध लोग पीते थे, और आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो कई जगह देखेंगे लोग चौपाल सी बैठी होती है और गुड़गांव बीच में तो बहुत होता है, हुक्का होता है और लोग पीते हैं। तो वो भी एक फॉर्म ऑफ स्मोकिंग है। इट ऑल्सो डैमेजेस देयर लंग्स, बट वो शायद एक फिल्टर्ड सिगरेट की जैसे होता है। फिल्टर सिगरेट में कॉटन होती है सिगरेट के पीछे जो एक फिल्टर का काम करती है, यहाँ पानी फिल्टर का काम कर रहा है। बट वेपिंग इज वर्स देन दिस, दैट हुक्का इज वर्स देन दिस हुक्का। इसमें पानी तो कम से कम है ना, वहां तो कुछ नहीं है। बट मेरे को ये समझ नहीं आता सर, जब हम रोज बात करते हैं कि स्मोकिंग किल्स पीपल, व्हाई कांट गवर्नमेंट बैन स्मोक्स? इस सवाल का जवाब तो आप गवर्नमेंट से पूछिए। गवर्नमेंट से पूछिए, मैं कैसे दे सकता हूँ। बट यू थिंक वी शुड बैन? वी शुड हैव बैंड इट अर्लियर, डिकेड्स अगो। लाखों लोग जिन्होंने लंग कैंसर की वजह से, माउथ कैंसर, लंग कैंसर, लिप का कैंसर, आपने पूछा तो मैं आपको बता दूं, लिप से शुरू होता है, टंग, फ्लोर ऑफ माउथ, चीक, फेरिंग्स, नोज, लैरिंग्स, विंड पाइप, फूड पाइप, ब्लैडर, लिवर, कोलन, रेक्टम। शायद ही कोई अंग ऐसा बचा हो जिसमें किसी न किसी मात्रा में ये कैंसर नहीं करता है। सबसे ज्यादा डेंजरस लंग कैंसर है जो मेरा एरिया है, और ये होता है। तो ये तो बहुत पहले बैन हो जाना चाहिए था। उसके भिन्न कारण हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। मुझे ना अब आपसे ये समझना है, वाइल वी आर ऑन द लंग कैंसर सब्जेक्ट, राइट, मेजर रीज़न क्या होता है लंग कैंसर होने का? क्या स्मोकिंग और पोल्यूशन ही एक रीज़न है या जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं? जी, लंग कैंसर एक मल्टी फैक्टोरियल बीमारी है। मल्टी फैक्टोरियल का मतलब कि कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं होता। कॉमनली हम कहते हैं लंग कैंसर हैपेंस ड्यू टू स्मोकिंग, राइट? इफ इट वाज सो एंड इट वाज अ 1:1 डायरेक्ट इफेक्ट, तो हर स्मोकर को हो जाना चाहिए था और किसी भी नॉन स्मोकर को नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दैट देयर आर 3 थिंग्स व्हिच work in the causation of any disease. So there is a host factor, there is a causative factor and there is a environmental factor. तो host factor मतलब अपनी genetics, ठीक है? हो सकता है कि मैं susceptible हूं, हो सकता है मैं resistant हूं। तो वो जो common etiological factor है, अगर मैं susceptible हूं तो वो थोड़ा सा भी होगा तो मुझे affect कर देगा, और अगर मैं रेजिस्टेंट हूं तो वो ज्यादा भी होगा तो मुझे इफेक्ट नहीं करेगा। और एनवायरनमेंट, मैं किस एनवायरनमेंट में हूं, तो होस्ट, एनवायरनमेंट और जो कॉजेटिव एजेंट, ये एक ट्रायंगल ऑफ डिजीज होता है जिसपे हम लोग सारी चीजों के कॉजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें जेनेटिक्स का रोल होता है, डेफिनेटली होता है। कितना % जेनेटिक्स का इम्पैक्ट होता है? इसमें कोई 1:1 डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर देखा गया है कि अगर हम बाय एंड लार्ज सारी पॉपुलेशन लें तो अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो आपका रिस्क बाकी लोगों से थोड़ा सा ज्यादा है, बट इट्स नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट में जेनेटिक ट्रांसमिशन इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन इन लंग, बट इट्स ए स्मॉल फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो अब तक था वो था स्मोकिंग, कि स्मोकिंग से आपका रिस्क कई गुना, 20, 25, 30 गुना टाइम्स ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हाल में इसका पैटर्न काफी चेंज हुआ है
और उसके लिए मैं आपको अपने 30 साल के लंग कैंसर ट्रीट करने के एक्सपीरियंस में जो चेंज आया है वो बताना चाहूँगा कि मैंने 88 में लंग कैंसर ट्रीट करना शुरू किया था और अब 2024 हो गई है, तो करीब 34-36 साल हो गए हैं। उस समय 95% पेशेंट्स स्मोकर्स होते थे, 50s और 60s में होते थे, men usually. So lung cancer was a disease of elderly smoker men, right? अभी हमने कुछ साल पहले अपना डेटा एनालाइज किया तो वी फाउंड दैट 50% ऑफ आवर पेशेंट्स वर नॉन स्मोकर्स। 50%, 95% स्मोकर्स से अब वो 50 लेस देन 50% पे आ गया है। Most of the patients were in 40s and 50s rather than 50s and 60s. So the disease has come down by about decade and a half, and 10% of our patients were in 30s. Youngest patient was 26, which was unheard of at that time. And more sinister, 40% of the patients now are women, non-smokers from non-smoking family, which was unheard of. तो अगर हम टोटल देखें तो लंग कैंसर ज्यादा हो रहा है, नॉन स्मोकर्स में भी हो रहा है, यंगर एज पे हो रहा है और विमेन में भी हो रहा है, जबकि पहले वो स्मोकर्स में था, ओल्डर एज ग्रुप में था और खाली मेन में था। अगर हम ये दो पिक्चर्स को कंपेयर करें और इसका एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करें, बड़ा सिंपल पैटर्न निकलता है कि पहले यह केवल स्मोकिंग से रिलेटेड था। मेन 18-20 साल पे स्मोक करना शुरू किया। हमें मालूम है कि स्मोक को 30 साल के करीब एक्सपोजर चाहिए होता है, तब हमारे टिश्यूज कैंसरस होते हैं। अच्छा, तो 30 साल तक एक्सपोजर हुआ, 50 के करीब पहुंच गए। मेन यूज टू स्मोक, तो 50-60 में मेन को हो रहा है। ये सारा एक्सप्लेन हो गया। अभी हमारा एक्सपोजर बर्थ पे शुरू हो रहा है। जब हम पॉल्यूटेड हवा में सांस लेते हैं तो जो बच्चा पैदा होता है, जो अपनी पहली सांस लेता है, अगर बाहर AQI 250 है तो वो बच्चा तो पहले दिन से 10 सिगरेट के बराबर डैमेज सफर कर रहा है ना। करेक्ट। तो उसका एक्सपोजर 20 साल से नहीं शुरू होगा, उसका एक्सपोजर तो बर्थ पे शुरू हो गया। तो जब तक वो 30-35 साल का हुआ, उसके टिश्यूज को 35 साल का कोटा पूरा हो गया, तो ही इज रेडी टू गेट लंग कैंसर। सो दिस एक्सप्लेन्स व्हाई वी आर सीइंग लंग कैंसर at younger age. Smoking used to happen mainly in men, but सांस तो सब ले रहे हैं, men and women दोनों सांस ले रही हैं। तो अगर सांस में जहर है तो वो जहर men को भी जा रहा है और women को भी जा रहा है। इसीलिए मैं आज 40% women देख रहा हूं नॉन स्मोकर्स, और इसीलिए मेरे 50% से ऊपर जो ओवरऑल पेशेंट्स हैं वो नॉन स्मोकर्स हैं। तो टुडे ब्रीदिंग polluted air is emerging as a very important cause of lung cancer. और इसीलिए मुझे डर लगता है ये कहते हुए कि शायद अगले 10 से 15 साल में हम एक लंग कैंसर एपिडेमिक देखने जा रहे हैं। जैसे डायबिटीज है हमारा। जी, वी आर डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वी आर सोन गोइंग वी आर ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, लंग कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। और एक बड़ी ट्रेजेडी है इस कैंसर के साथ कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉफ और खांसी में खून आना, और यही दो सिम्टम लंग की ट्यूबरकुलोसिस में भी होते हैं, जो लंग कैंसर से कहीं ज्यादा कॉमन है एक, और दूसरा उसकी अवेयरनेस पब्लिक में, डॉक्टर्स में कहीं ज्यादा है। राइट, अगर किसी को खांसी हुई, खांसी में खून आया, डॉक्टर के पास गया, अरे ट्यूबरकुलोसिस है, लो टीबी की दवा लो, दे दी, ठीक है। उसको एक्चुअली लंग कैंसर था, बट उनको पता ही नहीं है कि आजकल तो 30s और 40s में भी लंग कैंसर हो रहा है। दे दी, 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने गुजर गए, उसको फायदा नहीं हुआ, किसी दूसरे के पास गया, CT स्कैन हुआ, तब जाके वो लंग कैंसर डायग्नोज हुआ। इस बीच में प्रेशियस मेनी मंथ्स गॉट लॉस्ट, और जो डिजीज शायद टू बिगिन विद स्टेज 1 थी वो स्टेज 4 पहुंच गए। इसीलिए हमारे पास जो लंग कैंसर के पेशेंट्स, और मैं कम से कम 5 से 6 पेशेंट्स हर OPD में रोज देख रहा हूं, उसमें 90% पेशेंट्स हमारे पास स्टेज 4 में आ रहे हैं।
तो आप सिनेरियो देखिए कितना दर्द का सिनेरियो है। हम लंग कैंसर ज्यादा देख रहे हैं, हम लंग कैंसर यंगर एज ग्रुप में देख रहे हैं, हम लंग कैंसर नॉन स्मोकर्स में देख रहे हैं, हम लंग कैंसर विमेन में देख रहे हैं, और हम लंग कैंसर मोस्टली स्टेज 4 में देख रहे हैं, मोस्टली जिसमें क्योर संभव नहीं है। अगर हम स्टेज 1 और 2 में डायग्नोज कर लें तो क्योर संभव है, बट स्टेज 4 में क्योर संभव नहीं है। ये सब क्या शो करता है कि आने वाले वक्त में लंग कैंसर मे इमर्ज एज ए मेजर किलर। स्टेज 1 के क्या सिम्टम्स हैं? कफ एंड ब्लड। स्टेज 1, 2 में कफ और खांसी में खून आना, ये अर्ली लंग कैंसर के सिम्टम्स है। जब वो एडवांस हो जाता है तब सांस फूलना, चेस्ट में पेन होना, सर दर्द होना, वेट लॉस ऑफ एपेटाइट, बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। और स्टेज 1 एंड 2 में डिटेक्ट हो जाए, पता स्टेज लग 1 जाए, और 2 में डिटेक्ट हो जाए तो क्योर संभव है। क्या क्योर है? सिर्फ ट्रांसप्लांट या ना, ट्रांसप्लांट का लंग कैंसर से कोई लेना देना नहीं अच्छा। है। उसकी ट्रीटमेंट सर्जरी होती है, जिसमें हम वो इन्वॉल्व पोर्शन को सर्जरी करके निकाल देते हैं, और उसमें भी आजकल रोबोटिक सर्जरी वो लेटेस्ट है जो हम लोगों की स्पेशलिटी है, और हम उसको करते हैं जिससे पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं। लेकिन स्टेज 4 में वो संभव नहीं होता। ऐसा मैंने सुना है, आप एज अ डॉक्टर मुझे बताना, इज इट ट्रू और फॉल्स दैट a lung has the capacity to regenerate tissues? Is it true or is it a myth? नहीं, लंग में रीजेनरेट की कैपेसिटी नहीं है, लंग ओवर एक्सपैंड हो जाता है। रीजेनरेट कैपेसिटी हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जिस ऑर्गन में है वो है लिवर। आप 70% तक लिवर अगर किसी का निकाल दीजिए, जो हम लोग लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट में करते हैं, लिवर निकाल के डोनर को रिसिपिएंट को देते हैं, और डोनर का लिवर रीग्रो करके पूरा हो जाता है। लंग में रीजेनरेशन नहीं होता, ओवर एक्सपेंशन होता है। जैसे मान लीजिए लेफ्ट साइड में हमारे लंग के 2 हिस्से होते हैं, अपर एंड लोअर। सपोज मैंने किसी बीमारी के लिए, कैंसर के लिए, किसी का अपर हिस्सा निकाल दिया, तो प्राय लोग पूछते हैं कि जी वो खाली जगह का क्या होगा। तो हम बताते हैं कि जो लोअर हिस्सा है वो ओवर एक्सपैंड होके वो रीजेनरेट नहीं करता, नो, वो ओवर एक्सपैंड हो करके वो जगह को घेर लेता है, और बाकी भी चीजें होती हैं, थोड़ी सी मिड लाइन वाली चीजें उधर शिफ्ट हो जाती हैं, चेस्ट वॉल अंदर हो जाती है, जिससे वो स्पेस फिल हो जाती है। लेकिन रीजेनरेटिव कैपेसिटी मैक्सिमम हमारी लिवर में है, ना कि लंग्स में। और जब मान लीजिए पता लग गया और हमने सर्जरी कर दी, हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर द पर्सन टू हील? वो भी डिपेंड करेगा पर्सन की सिचुएशन क्या है। पर्सन टू फॉर हीलिंग सो हीलिंग इज फिजिकल हीलिंग। जैसे हमारे यहाँ सर्जरी के बाद हम लोग रात भर पेशेंट्स को आईसीयू में रखते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग पेशेंट वार्ड में आ जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, घूमना फिरना, ये सब शुरू हो जाता है। नॉर्मली 4-5वें दिन सबकी छुट्टी हो जाती है, घर चले जाते हैं। और अगर रोबोटिक सर्जरी हो तो मैक्स 2 to 3 वीक्स में वो अपने जॉब पे वापस चले जाते हैं। रोबोटिक में ऐसा क्या है? सो ओपन सर्जरी जब होती है तो उसमें क्या होता है, सर्जरी हाथ से की जाती है, तो आपको हाथ अंदर लंग्स तक पहुंचाने हैं, जिसके लिए हम लोग एक बड़ा कट देते हैं चेस्ट में, रिब्स को सेपरेट करते हैं, जिससे कि रिब्स टूट जाती हैं, क्योंकि रिब्स तो बोनी होती हैं, और वो हाथ अंदर जाता है, काम करता है, बाहर आ जाता है। जो वैट सर्जरी है, जिसको हम दूरबीन की सर्जरी कहते हैं, या रोबोटिक सर्जरी, वो दोनों एक ही कैटेगरी की हैं। उसमें हाथ नहीं जाते, उसमें हम छोटे छोटे कट्स करके एक दूरबीन डालते हैं, और उस दूरबीन से टीवी पर एक इमेज आती है, और छोटे छोटे औजार डालते हैं, और टीवी को देख करके उसको करते हैं। तो जो अंदर हाथ डालने के लिए जो कट किया जाता है, रोबोटिक सर्जरी में वो कट नहीं होता, छोटे छोटे कट्स होते हैं। जब आपके काटा पीटी चेस्ट पे कम हुई तो आपको पेन कम होगा, पेन किलर की रिक्वायरमेंट्स कम होंगी, लंग के कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, बाकी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, दर्द कम होगा तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी, आप जल्दी घर जाएंगे और आप जल्दी काम पे चले जाएंगे। सो ओवरऑल इट लीड्स टू एनहांस्ड एंड क्विक रिकवरी कंपेयर टू ओपन सर्जरी। तो ऐसा कुछ भी है कि इसको रोबोटिक ही कर सकते हैं या इसको रोबोटिक नहीं कर सकते हैं? वो तो डायग्नोसिस पे डिपेंड करता होगा। हाँ, कोई किसी का बहुत बड़ा ट्यूमर है, मान लीजिए इतना बड़ा ट्यूमर है, तो आपको उसको निकालने के लिए तो उतना पूरा ही जगह करना ही चाहिए, पड़ेगा। हाँ। आप
10 सेंटीमीटर के ट्यूमर को 1 सेंटीमीटर की ओपनिंग से तो नहीं निकाल सकते। Correct. आप उसको फ्री कर लोगे, बट आपको निकालने के लिए तो कट देना पड़ेगा ना। बिल्कुल। सो यूजुअली इसीलिए हम कहते हैं कि स्टेज 1 स्टेज 2 के जो अर्ली लंग कैंसर्स हैं उनको हम रोबोटिक सर्जरी से क्योर कर सकते हैं। और स्टेज 1-2 में कोई आ जाए और आपने क्योर कर दिया, व्हाट आर द चांसेस ऑफ रिलैप्सिंग? रिलैप्स होता है, थ्योरेटिकली होता है, उसमें रिलैप्स लोकल भी हो सकता है, दूसरी जगह भी हो सकता है, बट गुड थिंग इज कि उस दिशा में आजकल बहुत रिसर्च हो रही है। पहले क्या था कि ट्यूमर को खाली कैंसर है कि नहीं है, ये वैरायटी है वो वैरायटी है, सब इतने तक ही सीमित था। आजकल हम उसकी गहराई में जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे, कि अच्छा ये एडेनोकार्सिनोमा है तो इसमें मॉलिक्यूलर चेंजेस क्या हैं, और उससे जो है हाईली पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हो रही है कि ट्यूमर को निकाल तो दिया, लेकिन उसकी अगर कुछ अंश अंदर रह गए हैं तो क्या हम कोई ऐसी मेडिसिन आपको बेसलाइन दे सकते हैं जिससे वो चीजें दोबारा रीग्रो ना करें। उस दिशा में जबरदस्त प्रोग्रेस हो रही है और ऐसे कई चेंजेस आ गए हैं और हम वो टेस्टिंग करते हैं, और अगर वो टेस्टिंग पॉजिटिव होती है तो उसकी स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जिससे रिलैप्स रेट्स को काफी हद तक कम किया जा चुका है। और यह एक कंटिन्यूअस एडवांसिंग प्रोसेस है, हर 6 महीने पे नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और इस दिशा में बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस हो रही है। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फिलहाल अगर मैं आपसे स्टैटिस्टिकली पूछूं, व्हाट इज द रिलैप्स रेट? सो इवन स्टेज 1 में हमारा 100% सर्वाइवल नहीं होता। आई वुड से अबाउट 85-90% पेशेंट्स 5 साल 10 साल क्योर्ड रहते हैं और बाकियों में रिकरेंस होती है। स्टेज 2 में ये नंबर और थोड़ा बढ़ जाता है, स्टेज 3 में और बढ़ जाता है, स्टेज 4 में तो खैर हम क्योर की बात ही नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने कहा लंग कैंसर इज ए वेरी डेडली डिजीज। आप और किसी, अगर आप ब्रेस्ट के कैंसर को स्टेज 1 में कैच कर लें और उसको एडिक्वेटली ट्रीट कर दें तो शायद 99% पीपल विल बी ओके अप टू 10 years, बट वो लंग में ट्रू नहीं है। सो इट्स अ डेडलियर कैंसर। अगर 100 ब्रेस्ट कैंसर के हों और 100 लंग कैंसर के हों, हम अब 5 साल के अंत में देखें सबको सेम स्टेज और अच्छी तरह ट्रीट किया जाए, सो देयर विल बी अ मोर ब्रेस्ट कैंसर्स हु विल सर्वाइव लॉन्गर देन लंग कैंसर। सो लंग कैंसर किल्स फास्टर देन अदर कैंसर्स। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो अगले 10 साल में लंग कैंसर का एपिडेमिक होगा तो वो एक दर्दनाक स्थिति होगी, क्योंकि यह एक डेडली कैंसर है। लेट स्टेज में डायग्नोज होता है और अर्ली स्टेज में भी उतने अच्छे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं हैं जितने दूसरे कैंसर्स में है। इसको रोकना, अच्छा द बेस्ट पार्ट इज इट्स ए 100% प्रिवेंटेबल कैंसर। अगर स्मोकिंग ना हो और हमारे एयर पोल्यूशन को एक्सपोजर ना हो तो शायद लंग कैंसर खत्म हो जाएगा। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में लंग कैंसर नहीं होता था, नहीं होता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ आया है। पर्क्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जी, और कर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जी। ब्रेस्ट कैंसर का आपने बोला, अगर किसी को ये देखना हो कि यार ब्रेस्ट कैंसर मुझे हो रहा है या नहीं हो रहा है, घर पे ऐसा हम कुछ सिम्टम्स आते हैं जिससे पता लगता है? देखिए ब्रेस्ट कैंसर मेरा कोर एरिया नहीं है। अब मैं एक चेस्ट सर्जन हूँ, बट हाँ चेस्ट सर्जरी चूज करने से पहले मैं एम्स में 20 साल प्रोफेसर था, सर्जरी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट था और उस दौरान मैंने ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट किया है। आजकल बाई चॉइस नहीं ट्रीट करता हूँ, बट हाँ जो आपने सवाल पूछा कि क्या घर पर डिटेक्ट करने का तरह का, तो इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ एग्जामिनेशन मेथड है जिसको कहते हैं BSE, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसमें हम ये कहते हैं कि महिला शीशे के सामने खड़े हो जाए कपड़े हटा के और उसको सिस्टमैटिकली, नॉट लाइक दिस, फ्रॉम द फ्लैट ऑफ द हैंड वो ब्रेस्ट को ऐसे फील करना शुरू करें। सो यू स्टार्ट फ्रॉम 12 o'clock, एट धीरे धीरे क्लॉक वाइज आप 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, वापस 12 o'clock पूरे ब्रेस्ट को आप फील करिए और फिर दूसरे ब्रेस्ट को फील करिए once in a month। और अगर कहीं भी आपको लगे अरे हाँ यहाँ कुछ मुझे गांठ जैसा लगता है, देन यू आर सपोज टू रिपोर्ट टू ए डॉक्टर हु कैन देन एग्जामिन। सो ये
ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन विच इज़ वेरी इजी टू लर्न। इनको जो हमारी आशा वर्कर्स और जो ये हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी बड़ी अच्छी तरह समझाया जा सकता है और लोगों को भी। यह इसको डिटेक्ट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका प्रूव हुआ है अब तक। सर आपने सुना होगा रशिया ने क्लेम किया है कि हमने एक वैक्सीन बना दी है कैंसर की। अभी 15-20 दिन पहले न्यूज़ में आया है कि हम पूरे अपनी कंट्री में जितने लोग हैं सबको वैक्सीन देने वाले हैं। आपने उसके बारे में रिसर्च की, पढ़ा? रशिया ने जब कोविड हुआ था तब भी ये क्लेम किया था कि हमारी बड़ी इफेक्टिव वैक्सीन बन गई, और यहाँ तक कहा गया था कि उनके ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने अपनी डॉटर को लगवाई, उसकी इमेजेस फ्लैश हुई थी। बट बाद में तो उनके देश में बहुत भारी संख्या में कोविड हुआ और उनकी वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं बिकी। हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन तो पूरे दुनिया में गई है, उनकी वैक्सीन तो एक भी देश में नहीं गई। तो मुझे लगता है मेरा यह जवाब उनकी कैंसर वैक्सीन की क्लेम को उसकी सही जगह वहीं रोक देता है। आप मतलब यू डोंट करंटली बिलीव until unless there is a proof for that. See, there is cancer is not single entity. लोग कहते हैं ना कैंसर इज अ ब्रॉड टर्म। ब्रेन से लेकर टो तक सैकड़ों किस्म के कैंसर होते हैं, सबके कॉजेज अलग होते हैं, सबकी जेनेटिक्स अलग होती है, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। आप कैसे, मतलब आप कहो कि 100 अलग कास्ट का हमने कुछ एक कॉमन कुछ बना लिया, आई मीन इट डजंट स्टैंड टू साइंटिफिक स्क्रूटनी। मेरा माइंड इसको नहीं मानता कि आपने पूरे कैंसर्स को रोकने का। हमें 99% कैंसर्स का तो हमें कारण ही नहीं मालूम। जो मालूम है वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। लंग का मालूम है, कुछ और का मालूम है, बहुत सारे। लिम्फोमा है, क्यों होता है हमें नहीं मालूम। ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, ठीक है कुछ जीन्स उसमें एसोसिएटेड है, बट मेजॉरिटी में नहीं मालूम। इतने सारे और कैंसर्स हैं जिनका कॉज नहीं मालूम। कॉज मालूम नहीं है, आपने वैक्सीन निकाल ली। आई डोंट नो, अनलेस मोर मटेरियल कम्स आउट आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन इट। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो होक्स है, क्योंकि मुझे ये अधिकार नहीं है, ना मुझे जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं कहूंगा कि नो कमेंट्स। लास्ट आपसे पूछूंगा मैं, देयर इज अ ह्यूज ट्रेंड दीज डेज स्पेशली इन बॉलीवुड जहाँ पे लोग चेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करवा रहे हैं टू गेट अ सर्टन फिजिक, राइट? चेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती क्या है और इतना ट्रेंड बॉलीवुड या इन्फ्लुएंसर्स या हॉलीवुड में क्यों आ रहा है और इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है? आपने टर्म यूज की है चेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। एक्चुअली वो चेस्ट रिकंस्ट्रक्शन नहीं है, वो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन है। एंड सिंस ब्रेस्ट हैपेंस टू बी ऑन द चेस्ट, तो वो शायद आपने उसको चेस्ट, एक्चुअली मेन भी करवा रहे हैं बहुत सारे। हाँ, बट वो मेन कराएं या विमेन कराएं, है वही है तो वो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। लेकिन वो ठीक है, ब्रेस्ट चूंकि चेस्ट पे है। मेरे साथ ओपीडी में भी ये होता है कि बहुत सारे लोग, मैं चेस्ट सर्जन का लेबल है तो मेरे पास ब्रेस्ट के पेशेंट भी है। तो आप तो चेस्ट सर्जन है, ब्रेस्ट चेस्ट में है तो आपके पास, मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूं। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जब महिला, दो तरह की होती है, एक होती है ऑगमेंटेशन और एक होती है reduction. So everybody wants to have breast of an appropriate size, but some people have it too big and then that too big becomes a problem for them. Some have it small and they are uncomfortable with small, so they want to increase. तो जब आप छोटे को बड़ा करते हो उसको augmentation कहते हैं, और जब आप बड़े को छोटा करते हो उसको रिडक्शन कहते हैं। सपोज मेन है, अब ये मेन में क्या हो रहा है, बहुत से लोग आजकल जबरदस्त वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, उसकी वजह से कई बार मेन में थोड़ी सी ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हो जाता है, और जब आप अंडर शर्ट वगैरह पहन के घुसते हो तो आपको वो प्रोमिनेंट दिखता है। वो कॉस्मेटिकल, या आप स्विमिंग पूल में गए तो वो कॉस्मेटिकली अनएक्सेप्टेबल होता है, तो उसमें फिर आप छोटा सा कट करके वो जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसको निकाल देते हैं।
तो वो एक कॉस्मेटिक डिफेक्ट खत्म हो जाता है। मेन में तो ये हो रहा है। स्टीरॉइड्स भी तो एक रीजन होता है इसका। स्टेरॉइड से भी होता है, हार्मोन्स जो मसल बिल्ड करने के लिए हार्मोन्स लेते हैं, अभी उससे तरुण भी हो गिल जाता जो है। फिटनेस इन्फ्लुएंसर है उनके साथ सिमिलर चीज हो रही है। मैं ठीक है, मैं हाँ। नाम नहीं अवॉइड आप मतलब मैं ले रहा हूँ। आप लीजिए नाम। मतलब वो एक होंगे, बहुत हाँ। सारे मेरे पास ओपीडी में बहुत पेशेंट्स आते हैं। अगेन जैसे मैंने कहा चेस्ट की वजह से, हम इसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। व्हेन ब्रेस्ट बिकम्स प्रोमिनेंट इन मेन वी कॉल इट गायनेकोमेस्टिया। तो उसमें हम बेसिकली उसको जो टिश्यू है वो Reduce टिश्यू करते हैं। निकाल देते हैं सर्जिकली, वो फ्लैट हो जाता है। सो ये तो उनकी मेन की बात हो इज इट गई। सेफ कंप्लीटली? इट्स एज सेफ एज एनी सर्जरी अंडर एनेस्थीसिया। अब आप जीए देंगे तो फिर जीए का जो भी 0.001% रिस्क है, वो रिस्क तो रहेगा ही। देखिए, नो सर्जरी इज 100% सेफ। मैंने तो जो एलर्जी के लिए इंजेक्शंस दिया जाता है स्टीरॉयड, एक पेशेंट में उस स्टीरॉयड से एलर्जी होते हुए देखी हुई है। सो कभी ना कभी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ हो सकता है। हमारे सीटी स्कैन्स होते हैं, उसमें ड्रग दी जाती है डाई, उससे एलर्जीज होती हैं। कैजुअलिटीज में आप जाओ तो 1000 लोगों को इंजेक्शन लगेगा, एक आध को एलर्जी हो जाती है। तो आई थिंक इफ यू वांट टू बी 100% सेफ, यू स्टे अवे फ्रॉम सर्जरी। बट ठीक है, इट्स अ सेफ सर्जरी। अब जो महिलाओं का बताया गया, उसमें सपोज किसी का ब्रेस्ट बहुत बड़ा है और वो एक अनकंफर्टेबल सा हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करके एक अप्रोप्रिएट साइज का, उसको कहते हैं रिडक्शन मैमोप्लास्टी। या किसी का ब्रेस्ट छोटा है और वो उसको Implants. बड़ा साइज का चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेशन मैमोप्लास्टी, विच कैन बी डन बाय 2 मेथड्स। यू कैन यूज बॉडीज ओन टिश्यूज, जगह जगह मसल्स होते हैं जिसको आप मसल्स को लेकर के कर सकते हो, और यू कैन यूज एन आर्टिफिशियल इम्प्लांट। बॉडीज ओन टिश्यू में यह है कि आपको कोई उसके रिएक्शन का कोई डर नहीं है, आपका अपना टिश्यू है, उससे कॉन्टूर वगैरह उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन वो अपने खुद आपका के टिश्यूज करो तो नहीं आपके आता। अपने टिश्यूज है, तो यू आर 100% सेफ। But contour नहीं है। टिश्यूज कॉन्टूर उतना अच्छा नहीं आता। कॉन्टूर बेस्ट आता है जो इम्प्लांट्स होते हैं। बट माइंड यू, सारे इम्प्लांट्स के अंदर केमिकल्स होता है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, पहले इसके सिलिकॉन इम्प्लांट्स आए थे एक पर्टिकुलर कंपनी के, अगेन मैं नाम नहीं लूंगा, और उसमें ये प्रॉब्लम आई थी कि वो जब इम्प्लांट कर दिया गया, कुछ टाइम के बाद उसकी जो आउटर कवर था वो टीयर हो गया, और अंदर जो वो सिलिकॉन था वो धीरे धीरे टिश्यूज में लीक करने लगा, और उससे लोगों को बहुत सारे रिएक्शंस हुए, और उस कंपनी पर केस भी हुआ था, और उसमें काफी डैमेजेस भी लोगों को मिले थे। तो वो फिर वो इम्प्लांट है जिसमें आप आजकल बहुत पॉपुलर, अभी उर्फी जावेद, आप नाम नहीं लोगे बट मैं ले रहा हूँ। बहुत उर्फी जावेद popular, भी, उनकी रील आई थी, उसमें बहुत पॉपुलर है ये। बहुत, इनफैक्ट मेरे एक फ्रेंड हैं जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पहले कुछ और काम करते थे, और आजकल उन्होंने सारी चीजें छोड़ करके इसकी एजेंसी ले ली है, बिकॉज देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर दिस। तो इसको हम ऑगमेंटेशन मैमोप्लास्टी कहते हैं। ये चीज न केवल इंडस्ट्री में है, ये तो हो रहा है, जिसको भी अच्छा लगता है और अफोर्ड कर सकता है वो करा रहा है इसको। बट ये तो ऐसा हो गया कि आप बस वॉक इन कर रहे हो और करवा रहे हो, मतलब इट डजंट लुक लाइक अ सर्जरी दीस डेज द वे इट इज पोर्ट्रेड। मतलब इज इट दैट कैजुअल? नो, इट्स नॉट। तो होता क्या है कि जो सक्सेस होती है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन कितने मिसहैप्स हो रहे हैं वो हमको मालूम है। क्या मिसहैप्स हो सकते हैं इसके अंदर? डेथ हो सकती है, इवन डेथ? हाँ, एनेस्थीसिया में होगा, लोकल में नहीं होता है। जनरल एनेस्थीसिया में है, अगर आपकी सेटअप प्रॉपर नहीं है, किसी को रिएक्शन हो गया, कुछ हो गया, तो हो सकता है। आपने लाइपोसक्शन का नाम सुना होगा, जिसमें फैट टिश्यूज रिड्यूस को करते हैं। निकाला जाता है। प्लास्टिक सर्जरी में वो वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ डेथ है, आपको मालूम है? अच्छा, मतलब नॉन लाइफ सेविंग सर्जरी, मतलब कॉस्मेटिक टाइप सर्जरीज को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रिस्की प्रोसीजर है लाइपोसक्शन। मैं अपने नॉलेज में कितने लोगों को जानता हूं जिनको उससे फैट एम्बोलिज्म हो गया और बाद में डेथ्स हुई हैं। तो इसलिए ठीक है, मैं, हाँ, प्रॉपर जगह पे हो
तो सेफ है। आप अगर प्रॉपर सर्जन के पास गए, वहाँ प्रॉपर एनेस्थीसिया है, प्रॉपर केयर है, तो इट्स प्रेटी सेफ। एज ए प्रोसीजर इसमें कोई इतना रिस्क का नहीं है, क्योंकि आपने कट किया, स्किन कट किया, मसल को उठाया, नीचे इम्प्लांट डाला और उसके ऊपर मसल को सूचर कर दिया। इट्स ए सिंपल सर्जरी। लेकिन अगर वो सेटअप प्रॉपर नहीं है तो उसमें कोई भी इन्फेक्शन, आप एक फॉरेन बॉडी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, करेक्ट। अगर आपका इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर ठीक नहीं है तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा, एंड देन दैट पेशेंट हैज हैड इट। तो प्रॉब्लम्स हैं। तो कोई भी चीज़ अगर ठीक से की जाए तो जटिल से जटिल चीज़ भी सिंपल होती है, और ठीक से ना की जाए तो सिंपल से सिंपल चीज़ भी जटिल से जटिल प्रॉब्लम्स को लीड कर सकती है। So I think surgery is as safe as the surgeon makes it by adhering to the laid down proper procedures. तो अगर लोगों ने सही एक्सपीरियंस सर्जन से प्रॉपर सेंटर्स पे कराएंगे तो सेफ है। बट अगर वो क्वैक्स से कराएंगे, और आजकल बहुत सारे क्वैक्स ये कर रहे हैं, सस्ते में कर रहे हैं, तो लोग पीपल फॉल प्रे, अरे यार वहाँ तो इतना महंगा है, चलो मैं यहाँ करा लूँ। वो ऐसा हो गया जैसे सैलून में जा रहे हो, वॉक इन किया और बस बात कर ली कि ये इम्प्लांट डाल दो, ये वाला डाल दो, ऐसे ही पोर्ट्रे किया जा रहा है जी। विच इज़ अगेन वेरी वेरी कैजुअल। बहुत नुकसान हो रहा है करेक्ट। लोगों को। बट सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आप एक तो, मैं तो ऐसे बस बैठा हूँ, मैं सुने जा रहा हूँ, इतने प्यार से आप समझा रहे हो, इतने अच्छे तरीके से आप बता रहे हो, एक एक वर्ड ऐसा लग रहा है कि मोती पिरोए हैं आपने। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट द टाइम। तो एनीथिंग दैट यू वांटेड टू से? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो क्वेश्चंस की रिसर्च की है, जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो क्वेश्चंस बहुत पर्टिनेंट हैं। आई एम श्योर जब आप इसको एडिट करके देंगे तो लोग इससे लाभान्वित होंगे, उनको क्रेडिबल मेडिकल नॉलेज अबाउट लंग हेल्थ, हाउ टू प्रोटेक्ट लंग हेल्थ, हाउ टू इम्प्रूव लंग हेल्थ, हाउ टू मेंटेन लंग हेल्थ, ये जानकारी मिलेगी। और इसके लिए आपका धन्यवाद किया जाना चाहिए कि आपने इसके बारे में सोचा और हमको यहाँ इनवाइट किया। हमको इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। दिस एपिसोड वॉज ब्रॉट टू यू बाय इजी लीड्स, जिसका मैं फाउंडर भी हूं। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताना कि क्या उसमें आपको अच्छी चीज लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। 1-2 सेकंड लो और सब्सक्राइब करो, फटाफट सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, और अच्छा आपके लिए कंटेंट लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।